हेलो क्लास 10th के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और पढ़ाई लिखाई काफी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा आप लोगों का, है ना। तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवालों को लेकर के, जिसको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा ना, तो आप एग्जाम में पूरा ब्लैंक माइंडसेट के साथ तो बिल्कुल नहीं बैठेगा ना कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या लिखे ना। तो आज हम लोग कुछ ऐसे सवालों का जो कि महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि आपको दोबारा इस सारे क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपने शासन वाले है ना, अपने शासन वाले क्षेत्रों में, ठीक है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए। ठीक है ना, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किया। ठीक है, ये पहला सवाल है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो भाई नेपोलियन कब बनता है राजा, ये बनता है 1804 में बनता है। और 1804 में बनता ही है ना नागरिक संहिता, जिसको हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, वो लागू कर देता है, जिसके तहत बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। जैसे कि सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है, जन्म पर अधिकार जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है, कानून के समक्ष सभी को बराबर कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यातायात सुविधाएं होती है, यानी जो परिवहन की जो सुविधाएं होती है उस पर काफी सुधार किया जाता है। तो और उसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसको थोड़ा सरल बना दिया जाता है। तो इस तरीके का किया गया था, बदलाव किया गया था। कब? 1804 में नेपोलियन द्वारा। तो अपने शासन को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता, जैसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, लागू की। इसके मुख्य बदलाव क्या थे? ये थे, क्या क्या थे? जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। कुछ लोगों को जन्म के पे आधारित ही विशेषाधिकार मिल गया था, उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और कानून के सामने सबको बराबर कर दिया गया था। सबको सामने, कानून के सामने सब क्या? बराबर। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था, अर्थात संपत्ति के अधिकार को भी दिया गया था, है ना। पहले कुछ ही लोगों के पास संपत्ति हुआ करता था, अधिकार था कि खाली कुछ ही लोग, यानी कुलीन वर्ग के लोग ही संपत्ति रखते थे, है ना। गरीब किसान लोग के पास तो होता नहीं था, तो उसको सुरक्षित कर दिया गया। उसके अलावा क्या है? सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया, ना। प्रशासनिक व्यवस्था भी था एक तरीके से, उसको भी सरल बना दिया जाता। तो इस तरीके का बदलाव किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध या संग्राम पर टिप्पणी लिखे। अब यूनानी स्वतंत्रता युद्ध भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा छिपे हुए क्वेश्चन है ना, अक्सर लोगों की नजर नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा ना। तो इसके बारे में थोड़ा समझ ली कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यूनान को आज के समय में ग्रीस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ग्रीस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रीस बोलते हैं। अब उसको यूनान बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है, पहले तो उसको यूनान ही बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? ये बहुत ही दिनों से ओटोमन साम्राज्य के अंदर था। कौन? यूनान। यूनान जो देश है वो ओटोमन साम्राज्य के अंदर हुआ करता था। ओटोमन साम्राज्य कहने का मतलब पहले साम्राज्य हुआ करता था, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, इस तरीके से अलग अलग साम्राज्य हुआ करता था। तो उसी तरीके से उसी के साम्राज्य के अंदर में था, इस तरीके से उसके कब्जे में था। कब से? बहुत पहले से, 15वीं शताब्दी से भी पहले। ठीक है, तो उस समय से वो था उसके कब्जे में। तब इसको, इसके अंदर जैसे कि ये सुनता है ना फ्रांस में क्रांति वगैरह हो रही है, तो इसके अंदर भी जोश जुनून जागता है आजाद होने का, कि भाई हम लोग भी आजाद हो गए। किससे? ओटोमन साम्राज्य से। ठीक है, तो फिर इन लोग क्या करता है? अपना युद्ध स्टार्ट करता है। कब? 1821 से एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन, युद्ध वगैरह स्टार्ट कर देता है 1821 से। ठीक है, फिर फाइनली जाकर के 1832 में इसको आजादी मिलती है। किससे मिलती है? ओटोमन साम्राज्य से। किस संधि के तहत मिलती है? तो कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत मिलती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, किसके अधीन था? ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर यूनानियों में स्वतंत्रता की भावना जगी और 1821 में उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1821 से क्या किया? विद्रोह स्टार्ट किया। इस संघर्ष को पूरे यूरोप से समर्थन मिला। ठीक है, इस संघर्ष में ना पूरे यूरोप के देश भी इसका साथ दे रहा था। किसका? यूनान का। ठीक है, तो मिला, समर्थन मिला किसे? यूरोप से, खासकर उन लोगों से जो यूनान की प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते थे। यूनान की जो संस्कृति था उसका सम्मान जो लोग करते थे, उससे भी काफी क्या मिल रहा था? इसको समर्थन मिल रहा था। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड के जो है ना, इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन जैसे कई समय सेवक इस युद्ध में शामिल हुए। बहुत सारे लोग यूरोप से गए थे वहां पे इस युद्ध में शामिल होने के लिए, भाई समय सेवक थे, है ना। तो उसके बाद क्या होता है? अतः ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के हस्तक्षेप के बाद 1832 में, ध्यान रहे 1832 में क्या होता है? कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बताइए 1832 में कौन सी संधि होती है? तो बोला जाता है कि कौन सा संधि होती है? कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। पूछा जाएगा यूनान को स्वतंत्रता किस संधि के तहत मिली? किस संधि के तहत मिली? कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत मिली। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो यूनान को स्वतंत्रता 1832 में मिली। ठीक है, तो ये सब आप लोग को पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। तो 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि की, है ना, कुस्तुनतुनिया की संधि के
द्वारा यूनान को क्या मिलता है, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस घटना ने यूरोप के अन्य राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी प्रेरित किया। फिर अब जो अन्य जो यूरोप के जो देश है वो भी देखो जैसे यूनान आजाद हुआ ना, वैसे हम लोग भी आजाद होकर वहां पर भी क्या हुआ, इसी तरीके से आंदोलन वगैरह होने लग गया। चलिए, तो ये हो गया यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर टिप्पणी लिखना है, ये लिखना आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जूसेप्पे मेज़िनी पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, राइट अ नोट ऑन जूसेप्पे मेज़िनी। अब ये कौन है, तो ठीक है, तो जोसेफे मेज़िनी कहाँ का था, तो ये इटली का इंसान था और इसने ना दो गुप्त संगठन की स्थापना की थी। किसके किसकी, एक यंग इटली की और एक यंग यूरोप की। ठीक है, तो एक यंग इटली और एक यंग यूरोप की इसने क्या की थी, स्थापना किया था। ये क्या था, एक तो एक तरीके का स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, है ना, और ये है ना लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरा करता था। ठीक है, तो ये क्या था, जोसेफे मेज़िनी इटली के एक महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे, जिन्हें इटली के एकीकरण का दिल कहा जाता है ना, इटली के एकीकरण का दिल कहा जाता है। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे और एक एकीकृत लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते। वो जो राजतंत्र था ना, राजा महाराजाओं का जो सिस्टम हुआ करता था, उसका घोर विरोधी था। बोलते ये राजा महाराजा सिस्टम हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई लोकतांत्रिक गणराज्य चाहिए, लोकतांत्रिक देश चाहिए, जहां पे क्या होना चाहिए, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कानून से देश चलना चाहिए, ऐसा देश ये चाहते थे। उन्होंने देश के युवाओं को एकजुट करने के लिए दो गुप्त संगठन बनाए। गुप्त संगठन इसलिए था क्योंकि छुप छुप के काम करते थे, है ना, गुप्त संगठन था। अगर सरकार की नजरों में यानी कि राजा के नजरों में आ जाएगा तो फिर इन लोग का खैर नहीं था, तो इन लोग गुप्त संगठन बनाया, छुप छुप के काम करने वाला। यंग इटली बनाया गया 1831 में, यंग यूरोप बनाया गया 1833 में। ठीक है, तो यंग इटली क्या करता था, ये इटली के लिए स्पेशली था, नाम से पता चल रहा है। इसका उद्देश्य इटली की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ना था, और यंग यूरोप का इसके लक्ष्य पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना था। मेज़िनी ने अपने क्रांतिकारी लेखों और भाषणों से इटली के जनता में देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना भरी। ठीक है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके विचारों ने ही इटली के एकीकरण की नींव रखी। जो उनके विचार थे, जो उसने लिखा, जो लोगों के अंदर भावना भरी, राष्ट्रवाद की भावना, उसी की वजह से तो इटली का फिर क्या होता है, एकीकरण होता है। इटली का एकीकरण कब होता है, तो बोलेगा 1861 में इटली का एकीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा ना। बाल्कन प्रदेश इस तरीके यूरोप का थोड़ा सा कमजोर देश हुआ करता था, और ये भी प्रदेश है ना, ये किसका था, अंदर था, ये भी ओटोमन साम्राज्य के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर राष्ट्रवादी तनाव पनपता है। ठीक है, कैसे पनपता है, जब ओटोमन साम्राज्य थोड़ा कमजोर होने लगता है। ठीक है, इसके तीन कारण, जैसे सबसे पहले कारण क्या है, ओटोमन साम्राज्य का कमजोर होना। सबसे पहले क्या है, ओटोमन साम्राज्य का कमजोर होना। ओटोमन साम्राज्य क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। तो यहाँ के जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग जातीयता के जो लोग थे, लोग बोलते हैं भाई अब हम इसको अलग देश बनाएंगे, है ना। बाल्कन क्षेत्र में लंबे समय तक ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, है ना, लंबे समय तक क्या था, ओटोमन साम्राज्य के अधीन था ये बाल्कन प्रदेश। जब यह साम्राज्य कमजोर हुआ, कौन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, तो यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, है ना। अब अलग अलग जो जातीयता के जो समूह थे, वो बोलते भाई हमारा देश बनेगा, एक बोल रहे भाई हमारा देश बनेगा, है ना, अलग अलग। तो इन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया आपस में, है ना। तो राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार, उसके बाद राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार हुआ। यूरोप में फैल रहे राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर बाल्कन के लोगों में भी अपनी अलग राष्ट्र पहचान बनाने की इच्छा प्रबल हो गई। अब वहां पे अलग अलग चूंकि जातीयता के लोग रहते थे, अब एक जातीयता के बोल रहे कि भाई हम अपना देश बनाएंगे, एक बोल रहे अपना देश बनाएंगे, सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, तो सब एक दूसरे से फिर लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तनाव हो जाता है। फिर बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप, इतना ही नहीं था, बड़ी शक्ति जो था ना वो भी इसमें हस्तक्षेप करने आ जाता। बड़ी शक्ति कहने का मतलब जैसे जो यूरोप के जो देश थे, है ना, जैसे कि रूस हो गया, है ना, जर्मनी हो गया, और ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे बड़ी यूरोपीय शक्तियां अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में दखल दे रही थी। ये लोग भी पर टांग अड़ा रही थी, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इसके वजह से स्थिति और भी क्या तनावपूर्ण हो जाता है। तो ये था बाल्कन प्रदेश की कहानी, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत के लोग आखिर रोलेट एक्ट का विरोध कर क्यों रहे थे। ठीक है, रोलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में आया था, और ये ना एक तरीके का भारत के लोगों ने इसको काला कानून कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि रोलेट एक्ट के अंदर सरकार को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने की। किसी भी इंसान को शक के बुनियाद पर पकड़ा जा सकता था, और बिना कोई मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक जेल के अंदर रखा जा सकता था। हालांकि 2 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता था, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब कानून था। लोगों की जो क्या बोलते हैं, एक तरीके बोलने की आजादी को, है ना, अभिव्यक्ति की आजादी को एक तरीके से छीनने का काम कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1919 में लागू किया गया एक कानून था,
ठीक है। और भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, तो बहुत सारे कारण है। कौन कौन सा कारण है? यह कानून ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को चलने की भारी शक्ति देता था। ठीक है, बहुत ज्यादा शक्ति देता था किसको? ब्रिटिश सरकार को। इसके तहत सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक, है ना, 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर सकती थी, है ना। जेल में क्या कर सकती थी? बंद कर सकती थी 2 साल तक। सोचिए, बिना कोई मुकदमा, जुर्म किया है कि नहीं किया नहीं पता है ना, 2 साल तक जेल में, ऐसा कुछ। ठीक है, यह कानून भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे अभी पार्लियामेंट में कानून पास होता है हमारा, तो उसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव में पास होता था, और यहाँ पर भारत के लोगों ने विरोध किया, इसके बावजूद यहाँ पर जल्दबाजी में क्या होता है? पास कर दिया जाता है ना। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया जाता है, इसलिए भारत के लोग क्या थे? विरोध कर रहे थे। भारतीयों ने इसे एक काला कानून माना, क्योंकि यह उनके नागरिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने का मतलब कुछ बोलने की आजादी, है ना। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले, सरकार उसको जेल में डाल दे, क्या बोलेंगे उसको? वो अभिव्यक्ति की आजादी छीन जाना, है ना, मौलिक अधिकार का छीन जाना। तो इसीलिए भारत के लोग क्या कर रहे थे? रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, है ना। आप बताइए, क्या अच्छा कानून था क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अब रोलेट एक्ट जब आया था 1919 ईस्वी में, और ये हत्याकांड भी 1919 ईस्वी में होती है। दरअसल क्या था ना, जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है ना, पंजाब में अमृतसर में जगह है जलियांवाला बाग। यहाँ पर कुछ लोग बैसाखी का मेला के लिए आए हुए थे, ठीक है, दूर दराज गांव वगैरह से भी आए हुए थे, और यहाँ पर रोलेट एक्ट का भी विरोध चल रहा था। और ये शहर, ये मतलब जो दूर दराज से जो गांव आए थे, क्योंकि इस शहर में क्या लग चुका था, है ना, वहां पे एक तरीके से ना राष्ट्रपति शासन लग चुका था, है ना, मार्शल लॉ लग चुका था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। वहां पे इकट्ठा हो गए बहुत सारे लोग, कुछ लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग मेला घूम रहे हैं, मेला में तो बच्चे बूढ़े जवान सब आए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आता, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ही हत्याकांड होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की एक अत्यंत दुखद और महत्वपूर्ण घटना है। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। कहां पे? अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, है ना। उस दिन बैसाखी का मेला था, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, साथ ही बहुत से लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी, है ना, शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए बाग में इकट्ठा हुए थे। रोलेट एक्ट का भी विरोध चल रहा था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में क्या लग गया है, मार्शल लॉ लागू है ना, मार्शल लॉ लागू किया जा चुका। मार्शल लॉ कहने का मतलब है भाई, वहां पे कुछ इकट्ठे लोग नहीं रह सकते, ठीक है ना। अब किसका शासन है? सेना का शासन है एक तरीके से। तो ठीक है, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जैसे जनरल डायर को पता चलता है कि कुछ लोग वहां पर क्या है, मेला में घूम रहे हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एक तरीके से वहां पे जब मार्शल लॉ लगने के बावजूद वो आग बबूला हो जाता है, पहुंच जाता है अपना हथियारबंद सैनिकों के साथ। कहां पे? वहां पे पहुंच जाता है मैदान में, और उसने मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते क्या कर दिए थे? बंद कर। एक तो रास्ते बहुत छोटे छोटे थे, संकीर्ण रास्ते, छोटे रास्ते थे, उसको भी ये लोग बंद कर देता है। इसके बाद उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश देता है, गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, और धड़ाधड़ गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। और यह गोलीबारी क्या चलता है, यह गोलीबारी कई मिनट तक चलती रहती है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। बस इसी घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो ये क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को इसी तरीके से उत्तर करना है। कहानी जैसा है, आप लोगों को ये कहानी किसको बताना है? अपने दोस्तों को बताना है, याद करना है। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है ना। मैं सही किया करता था कि कोई भी कहानी अगर पढ़ता था, इतिहास का भी कहानी हो, तो उसको मैं अपने दोस्तों को जरूर बताता था, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? ठीक है, असहयोग आंदोलन को आखिर वापस लेने का फैसला क्यों करते हैं? देखिए, जैसे कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद फिर है ना 1920 ईस्वी में, भाई 1920 ईस्वी में गांधी जी ना स्टार्ट कर देते हैं क्या? असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेज शासन चला रहे हैं ना, हम पे शासन कर रहे हैं, इसका साथ तो भारत के लोग ही दे रहे हैं। भारत के लोग अगर साथ देना बंद कर दे, भारत के लोग क्या कर दे, असहयोग कर दे, तो क्या हो जाएगा? सहयोग नहीं बल्कि असहयोग कर दे तो क्या होगा? भारत का मतलब जो ब्रिटिश सरकार है ना, वो गिर जाएगा, ढह जाएगा। तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है कब? 1920 में। अरे यह काफी अपने जोर शोर पे चल रहा था, लेकिन गांधी जी अचानक इसको वापस लेने का फैसला करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन है वो क्या हो गया था? हिंसात्मक होने लग गया था। गांधी जी अहिंसा के तरीके से आजादी चाहते थे तो हिंसात्मक होने लग जाता है, चोरी चोरा का कांड हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी वापस ले लेते इसको, ठीक है। तो क्या था? असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोर शोर से चल रहा था, जब गांधी जी ने 1922 ईस्वी को उसे वापस लिया और आंदोलन का वापस ले लिया, ठीक है। इसका क्या कारण था? तो महात्मा गांधी अहिंसक ढंग से आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन उनकी आशा के विपरीत यह आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। उसकी आशा के विपरीत हो रहा था, यह आंदोलन क्या हो रहा था? हिंसक हो रहा था। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलन के दौरान
आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दिया। पुलिस थाने में ही आग लगा देता आंदोलनकारी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। एक बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है, हिंसा हो जाती है। अच्छा खासा इस हिंसात्मक घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया, यानी बोला कि भाई अब रोको, किसको, इस आंदोलन को रोक लिया जाए। वो सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार और भी उत्तेजित हो उठेगी और आतंक का राज्य स्थापित हो जाएगा, आतंक का राज्य स्थापित हो जाएगा और अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था ना। तो गांधी डर गए तो कहीं ऐसा घटना फिर से ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में वापस लेने का फैसला कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे। अब चूंकि बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, ठीक है, रोड एक्ट का विरोध चल रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलने लग गया, फिर ये चौरा चौरी कांड हो गया, बहुत सारा समस्या हो रही थी। अंग्रेज ने सोचा यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसा चल रहा है, तो उसको ठीक कर, मतलब उसको उसमें सुझाव मांगने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, ठीक है, इसका नाम साइमन कमीशन है, क्योंकि ये सर जॉन साइमन के नेतृत्व में इसको बनाया गया था। देखिए लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में, कब 1927 में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि साइमन कमीशन कब बनाया गया, 1927 में बनाया गया, लेकिन ये पहुंचा कब था भारत, तो ये 1928 में भारत पहुंचा था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, ठीक है, वैधानिक आयोग का गठन किया, किसके अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन है, इसी के नाम पे, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। किसका अध्ययन करना, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली की, यहाँ पे संविधान आखिर चल कैसा रहा है, कैसा है यहाँ की कानून व्यवस्था, क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है ना, उसके बारे में क्या करना था, उसके बारे में थोड़ा सुझाव भी देना था। अब चूंकि ये भारत के बारे में सुझाव देना है, भारत की कानून व्यवस्था के बारे में ये लोग चर्चा करने के लिए आए हैं, देख रेख करने के लिए आए हैं, तो सब भारत के सदस्य होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, होने चाहिए थे। तो बस इसी वजह से भारत के लोग, क्वेश्चन ऐसे आता है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, भारत के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे, तो भारत के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे, तो भारत के लोग विरोध करने का वजह ये था कि इसमें 7 सदस्य थे, है ना, 7 सदस्य थे और सभी क्या थे, अंग्रेज थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि करना चाहिए था, तो ये भी था, ठीक है। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित भारत के लगभग सभी दलों ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। जितने भी उसमें राजनीतिक दल थे, चाहे मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, सभी ने क्या किया था, इस दल का बहिष्कार करने का फैसला किया। और जब साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन वापस जाओ, है ना, साइमन गो बैक के नारों से किया गया और काले झंडों से किया गया। काला झंडा भी विरोध करने का एक तरीका होता है, तो इसलिए भारत के लोग विरोध पे थे, किसके, साइमन कमीशन के, क्योंकि इसमें एक भी भारत के लोग नहीं थे। अब यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ ब्रिटिश, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, लिखा हुआ ब्रिटेन की महिला कारीगरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या के लिए। अब जो ब्रिटेन के महिला कारीगर है वो स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया। स्पिनिंग जेनी मशीन था, क्या था, ये क्या एक तरीके से कतई का काम करता था ना, ऊन वगैरह, है ना, धागा वगैरह कतई का काम करता था, और ये मशीन है ना कई सारे लोगों का अकेले काम कर लेता था। तो ये जब 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किया, इस मशीन ने कतई की प्रक्रिया तेज कर दी, कतई की प्रक्रिया काफी तेज कर दी, एक साथ कई सारे लोगों काम कर सकता था। यह मशीन एक समय में कई मजदूरों का कार्य कर लेती थी। तो स्पिनिंग जेनी मशीन के आ जाने से मजदूरों की मांग घट गई। अब मजदूरों की मांग घट गई, यानी कि मजदूर बेरोजगार हो गए। ये महिलाएं भी काम किया करती थी, ये भी क्या हो गई, बेरोजगार हो गई। जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन कतने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया था। इस मशीन, ये जब ये मशीन ही ज्यादातर लोगों का काम कर दे रही है तो उनका काम छिन गया, तो इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया था और बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई थी। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई, और क्या, इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन के प्रयोग का विरोध किया, और उस पर ना सिर्फ विरोध किया बल्कि हमले भी कर दिए उन पर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग आते हैं, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अब संसाधन क्या होता है, संसाधन ये लाइट है ना, ये फोन, ये जो हवा पानी, सब क्या संसाधन है। ये जो कोयला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये जो तेल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, सब क्या संसाधन। जो स्वेटर जो पहना हुआ है ना, ये हर चीज क्या संसाधन, जो हम इंसान का काम है संसाधन। अब इसका अंधाधुंध उपयोग से बहुत ज्यादा हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या समस्या पैदा हो, बहुत ही ज्यादा समस्या पैदा हो गई है। संसाधनों का अगर हम लोग पेट्रोल डीजल का ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, एक तो संसाधन खत्म होगा, है ना, ये सब क्या है, आणविकरणीय संसाधन है, वो तो खत्म होगा। और ज्यादा इस्तेमाल करने पर इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी आएगा। जैसे ये स्वेटर वगैरह है ना, सब कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग सामान खरीदेंगे
तो और ज्यादा फैक्ट्री लगेगा, और ज्यादा पोल्यूशन होगा, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो आज विश्व में इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, जिससे संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है ना। सभी लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करें। तो इसका अंधाधुंध उपयोग करने से बहुत सी समस्या पैदा हो गई है, जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का बहुत तेजी से दोहन हो रहा है, जिससे संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं, है ना। खास करके जो अनवीकरणीय संसाधन है, ये जो लोहा है ना, सोना चांदी है, एल्युमिनियम है ना, ये जो पेट्रोल डीजल है, ये सब क्या है, पूरा खत्म हो रहा है। संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसके कारण समाज अमीर और गरीब दो वर्गों में बट गया है। यानी कि कुछ लोगों के पास देखा जाता है कुछ भी संसाधन नहीं है, बहुत ही कम संसाधन है, कुछ लोगों के पास देखा जाता है इतना संसाधन है। तो इस वजह से तो ये भी समस्या पैदा हो गई अंधाधुंध उपयोग करने से। कुछ लोग बहुत ज्यादा उपयोग कर ले, कुछ लोग नहीं कर रहे उपयोग, ठीक है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय और भूमि निम्नीकरण आदि। तो ये सभी समस्याएं पैदा हो गई। कहां पे पैदा हो गई है, तो ये पूरे विश्व में पैदा हो गई। भाई ओजोन परत में भी नुकसान हो रहा है, ओजोन परत हमारा कमजोर हो गया है, ठीक है। हमारा जो तापमान वो बढ़ रहा है, ठीक है। जो हमारा जो भूमि निम्नीकरण है वो हो रहा है, किससे, अधिक से अधिक संसाधनों का इस्तेमाल करने। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग से पूरे विश्व में प्रदूषण की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदूषण भी वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? आज के समय प्रदूषण कितना बड़ा समस्या है ना। भाई दिल्ली जैसे शहर में इतना ज्यादा पोल्यूशन, दिल्ली क्या है, राजधानी, नई दिल्ली राजधानी, और वहां पर भी ऐसे पोल्यूशन हो रही है, तो बाकी देश का क्या हाल होगा ना। तो ये सब समस्याएं पैदा हो रही है। यहाँ पे बोला जाता है गरीब लोग बहुत ही पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन असली पोल्यूशन पता है, जो अमीर लोग ही तो फैलाते हैं। ज्यादा संसाधन कौन इस्तेमाल करता है? अमीर लोग करते हैं। तो ज्यादा संसाधन इस्तेमाल करें तो ज्यादा फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्रियों से फिर धुआं आएगा, है ना, पोल्यूशन होगा। तो असली जिम्मेदार तो भाई ये अमीर लोग हैं, जो ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब लोगों के पास तो उतना संसाधन होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, व्याख्या करें। तो संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना हक, है ना, ऑनरशिप के आधार पर। यानी कि अब जैसे कि मेरे पास फोन है, तो ये तो मेरा है, तो ये व्यक्तिगत हो गया, है ना। तो ये व्यक्तिगत संसाधन, ये जो घर वगैरह, मान के चलिए आपका जो घर है वो आपका घर है, व्यक्तिगत संसाधन हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जो पूरे समुदाय का होता है ना, जैसे कि क्या हो गया, एक चर्च, मंदिर, मस्जिद, है ना, जो शमशान घाट है ना, कब्रिस्तान है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड है। ये सब क्या होता है, एक तरीके के सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय संसाधन होता है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत या निजी संपत्ति होते हैं, जैसे मकान, बाग, कुआं, भूमि आदि। ये सब क्या, निजी संपत्ति, किसी एक इंसान के हाथ में। उसके बाद क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जैसे कि ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय या सभी लोग कर सकते हैं, जैसे शमशान भूमि, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान आदि। ये सब क्या है, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, सामुदायिक स्वामित्व वाले। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ऐसा संसाधन जो देश की संपत्ति है, अर्थात सरकार के अधीन में है, जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव संसाधन आदि। ये सब क्या है, जितने भी जंगल वगैरह है, ठीक है, वन है, ठीक है, ये जो नदियां हैं, ठीक है, और भी खनिज पदार्थ। अगर आपके जमीन में भी कोई खनिज पदार्थ निकलता है ना, कोयला वगैरह, वो भी किसका हो जाएगा, सरकार को हो जाएगा, ठीक है। तो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आता है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, ठीक है, किसी एक देश का नहीं है, सभी देशों का होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर खुले महासागरीय क्षेत्र। 200 समुद्री मील कहने का मतलब है, ठीक है, ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ये जो भारत है हमारा, है ना, तो ये जो है, यहाँ से जो समुद्री तट है ना, ये इससे 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, मान के चलिए 200 क्या बोलते हैं, 200 समुद्री मील की दूरी पर, 200 समुद्री मील पर ये भारत का ही कब्जा होगा, ठीक है। सभी देश का होता है, सभी देश का अलग अलग, ठीक है। तो 200 समुद्री मील पर, 200 समुद्री मील के बाहर का जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है, वो किसी एक देश का नहीं रहता, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं 4 पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, वन संरक्षण के 3 कारगर उपाय बताइए, ठीक है। 2024 में पूछा गया सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो वन संरक्षण के क्या क्या हो सकता है, वन को बचाना है, पर पेड़ लगाना हो सकता है ना। खाली जगहों पर जहां से जंगल काटे गए हैं वहां पर ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, वन का संरक्षण किया जा सकता है। अवैध कटाई पर रोक लगाया जा सकता है, बहुत सारे लोग अवैध तरीके से कटाई कर लेते हैं ना। लकड़ी के लिए पेड़ों की गैर कानूनी कटाई को रोकने के लिए सख्त नियम बनाना और उनका पालन करवाना,
सख्त नियम तो बना हुआ है लेकिन पालन करवाना जरूरी है, तभी ये जंगलों को बचाया जा सकता है। उसके अलावा क्या है, जन जागरूकता, लोगों को भी जागरूक करना होगा ना, लोगों को वन के महत्व के बारे में बताना ताकि उनकी सुरक्षा में मदद करे, यानी कि लोग खुद मदद करने चाहिए, ऐसा जागरूक उनको करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, वनों को आग से बचाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। जंगलों में लगने वाली आग से हर साल भारी नुकसान होता है। जंगलों को आग से बचाने के लिए उचित उपाय करना और निगरानी रखना चाहिए। तो ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण कर सकते हैं, जंगलों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है, ये सब ध्यान रहे, सब महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2024 में पूछा गया, फिर से ये 2024 पूछा गया है। अब ये क्या पूछ रहा है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। परंपरागत यानी कि जो परंपरागत तरीके से बहुत पहले चलता आ रहा है ना, और ये गैर परंपरागत जो अभी हाल फिलहाल में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊर्जा के स्रोत लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, जबकि ये ऊर्जा के स्रोत आधुनिक, नए और आधुनिक तरीके माने जाते हैं, ठीक है। इससे बहुत से स्रोत अनवीकरणीय होते हैं, यानी खत्म हो सकते हैं। इसमें ज्यादातर जो होता है ना वो अनवीकरणीय होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इसमें नवीकरणीय होते हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं, प्रदूषण भी अधिक पैदा करते हैं, जबकि ये पर्यावरण के लिए स्वच्छ और कम प्रदूषणकारी माने जाते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण में परंपरागत में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है, आदि है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल विद्युत दिख रहा है, ये परंपरागत तो है लेकिन ये ना अनवीकरणीय नहीं, ये नवीकरणीय, ठीक है। परंपरागत और नवीकरणीय, ठीक है, जल विद्युत। अब यहाँ पे गैर परंपरागत के उदाहरण में क्या है, सौर ऊर्जा, परम ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा, ये सब है। तो ये अंतर आप लोगों को क्या करना है, जो पेज रहेगा ना, पेज इसका बीच में डिवाइड करना है, इधर परंपरागत, इधर गैर परंपरागत, ऐसे करके लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, इस तरह से अच्छा नंबर मिलता है। आगे बढ़ते हम लोग, सड़क परिवहन के गुण बताएं। अब सड़क परिवहन के क्या क्या गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। तो सड़क परिवहन, एक तो भाई सड़क परिवहन 24 घंटा उपलब्ध होता है ना, जब मर्जी तब चले जाओ, है ना। ऐसा ट्रेन और एरोप्लेन के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, कल का ट्रेन है, परसों की ट्रेन है ना, ऐसा देखना पड़ता है। फिर रोड वगैरह कहीं भी बनाया जा सकता है, उबड़ खाबड़ इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी रोड बनाया जा सकता है। लेकिन ट्रेन वगैरह ऐसा है कि क्या कहीं पर बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, है ना, बहुत ही ज्यादा। और ऊपर रेल का पटरी बिछाना या अन्य जो परिवहन है ना, उसमें काफी ज्यादा खर्च आता है। सड़क बनाने में कंपैरेटिव थोड़ा कम खर्च देखने को मिलता है, कम लागत देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए, रेलवे लाइनों की तुलना में सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम होता है। सड़कों की निर्माण लागत क्या है, बहुत कम है। सड़कें उबड़ खाबड़ भूभाग पर भी आसानी से बनाई जा सकती है, ठीक है। सड़क परिवहन घर घर तक सेवा प्रदान करता है। ट्रेन आपका घर तक छोड़ के आएगा, नहीं आएगा, है ना। एरोप्लेन को बोलिएगा मेरे घर तक छोड़ के आए, तो नहीं आएगा वो। आपको घर घर तक सेवा कौन देता है, वो देता है भाई सड़क परिवहन देता है, जिसे सामान चढ़ाना और उतारने की लागत क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम सामान के परिवहन के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता विकल्प है ना। नजदीक जाना है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, 5 किलोमीटर दूर जाना है, सड़क से आप लोग कभी भी जा सकते हैं। ट्रेन से जाने में काफी ज्यादा समस्या पैदा होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग इस क्वेश्चन में, देखिए लिखा हुआ है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, उज्जवल क्यों है, ठीक है। चलिए व्याख्या करें। तो अब सड़क में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, तो अब देखिए, भारत क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सूरज जो है ना सालों भर लगभग दिखने को मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे देश जहां पाए जाते हैं, वहां पर भाई पता चला 2 महीना 3 महीने से सूरज ही नहीं होगा, ठीक है। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, तो सबसे पहले कारण यही है, भारत एक उष्ण कटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। यानी कि यहाँ पे सौर ऊर्जा ज्यादा अधिक संभावना तरीके से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि भारत क्या उष्ण कटिबंधीय, उस कटिबंधीय सिंपली समझिए कि यहाँ पे सूरज क्या आता है, ज्यादातर समय हम लोग साल भर में ज्यादातर समय सूरज हम लोग को नजर आता है, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। भारत में इसकी तकनीक, ठीक है, इससे जो सूरज से जो बिजली बनाया जाता है ना, विद्युत बनाया जाता है सूरज की रोशनी से सीधा बिजली, उस तकनीक को हम लोग, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं फोटो वोल्टाइज। क्या बोलते हैं, फोटो वोल्टाइज, ठीक है। तो ये जो तकनीक है ये भी काफी विकसित हो चुकी है आज के समय में भारत के अंदर, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, है कि नहीं। अब क्या होता है, गांव वगैरह में, दूर दराज के इलाके में भी, है ना, जो गरीब वगैरह भी जो लोग हैं, एक बार सब सोलर प्लेट अगर उनके छतों पर लगा दिया जाए तो फ्री में फिर वो क्या बोलते हैं बिजली का लाभ उठा सकते हैं।
बाकी ऊर्जा स्रोतों स्रोतों को बार बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है ना, बाकी ऊर्जा का जो स्रोत है क्योंकि वो आणविकरणीय है, जबकि सौर ऊर्जा को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि ये क्या है, एक आणविकरणीय है। ठीक है, सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत से विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे विदेशी मुद्रा जो है ना हम लोग बचा सकते हैं। हम लोग पेट्रोल डीजल लगाने में बहुत ज़्यादा खर्च, मतलब विदेशों को पैसा देना पड़ता है, वो पैसा हमारा बच सकता है। जो तेल गैस आदि के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देना पड़ता है, दूसरे देशों को देकर के हम लोग जो तेल वगैरह मंगाते हैं उस पर भी हम लोग कटौती कर सकते हैं अगर हम लोग इसका इस्तेमाल अच्छा खासा करने लग जाएं तो। ठीक है, तो इसलिए भारत में क्या है, ये सौर ऊर्जा बहुत ही उज्ज्वल है इसका भविष्य। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताएं। ठीक है, अब बेल्जियम की कहानी आप सभी को पता है, तो क्या, तो बेल्जियम का जो सत्ता की साझेदारी है, एक तरीके से संघीय व्यवस्था है, और भारत का है, उसमें क्या मिलता जुलता है और क्या उससे एक अलग विशेषता है। तो भारत और बेल्जियम में ना दोनों में ही संविधान के माध्यम से क्या किए गए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो भारत और बेल्जियम दोनों ही देशों में संविधान के माध्यम से सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक तो ये मिलता जुलता है, दोनों देशों ने अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का क्या किया, बंटवारा किया है। ठीक है, आंतरिक जो विविधता है, अलग अलग प्रकार की विविधता, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी क्या था, फ्रेंच बोलने वाले लोग, डच बोलने वाले लोग, जर्मन बोलने वाले लोग थे, उसके आधार पर विभाजन किया गया। भारत में भी क्या अलग अलग विविधता, अलग अलग लोग रहते हैं, उसके आधार पर भी यहाँ पर भी बांटा गया। ठीक है, तो दोनों ही व्यवस्थाओं में केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, वहां पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, एक विशेषता बोला था कि जो मिलता जुलता है, यहाँ पर तो हम लोग 3-3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे अलग विशेषता भी लिखना है। अलग विशेषता में कहा जाएगा, तीसरे स्तर की सरकार है ना, वहां पर अलग विशेषता देखने को मिलती है। दोनों देशों की व्यवस्था में मुख्य अंतर सरकार के तीसरे स्तर को देखने को मिलता है। भारत में तीसरा स्तर कौन सा है, ये जो पंचायती राज है वो तीसरा स्तर है ना, नगर पालिका और पंचायती राज है ना। लेकिन वहां पर तीसरा स्तर की सरकार कौन सा है, तो वहां पे सामुदायिक सरकार है। कहां पे, बेल्जियम में। बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। जबकि भारत में सरकार का तीसरा स्तर पंचायती राज और नगर पालिका के रूप में तो है, लेकिन बेल्जियम जैसी कोई सामुदायिक सरकार नहीं है। यानी कि भारत में भी तीसरे स्तर की सरकार है, बेल्जियम में भी है, लेकिन बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, भारत में नगर पालिका वाली सरकार है ना, नगर पालिका और पंचायती राज है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो ये अंतर है। ठीक है, तो ये क्या था, अलग विशेषता था, ये मिलती जुलती विशेषता था। बस इतना आपको लिखना है, आपको नंबर मिलेगा अच्छा खासा। अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के एवं कार्यों की चर्चा करें। लोकतंत्र से एक क्वेश्चन तो रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल से क्वेश्चन तो रहेगा। ठीक है, राजनीतिक दल के बारे में अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो इसका काम क्या है, तो सबसे पहला काम क्या है, चुनाव लड़ना। किसी भी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, सबसे पहला काम क्या है इसका, चुनाव लड़ना। ठीक है, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य होता है देश में सरकार गठन के लिए होने वाले राजनीतिक चुनाव में भाग लेना। ठीक है, चुनाव में भाग लेना सबसे पहला काम है इसका। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। तो यही जो दल है वो क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उसी के द्वारा फिर क्या लड़ा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है। नीतियों की घोषणा करना, यानी कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं। ठीक है, अपने मतदाताओं के सामने रखते हैं। क्या रखते हैं, नीतियां, कार्यक्रम, कि भाई हमको अगर जिताओ तो हम ये देंगे वो देंगे, है ना, अब हो जाता तो हम ये समान योजना देंगे, है ना। तो इस तरीके से अपनी नीतियां और कार्यक्रम क्या रखती है, मतदाताओं यानी जनता के सामने रखती है, ताकि जनता उनमें से चुनाव कर सके कि हमको किसकी नीति पसंद है, उसको फिर वो वोट दे सके। जनमत का निर्माण करती है। राजनीतिक दल क्या करती है, विभिन्न मुद्दों पर जनता को जागरूक करते हैं और जनमत तैयार करते हैं। ठीक है, जागरूक करने का भी काम करते हैं। ठीक है, सरकार बनाना तथा चलाना, अब ये राजनीतिक दल ही तो सरकार चलाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और उसे चलाते हैं। चुनाव जीतने वाला सत्ता पक्ष कहलाता है। ठीक है, जो चुनाव जीतता है वो सत्ता पक्ष होगा, वो क्या करेगा, देश का शासन व्यवस्था चलाएगा। ठीक है, कानून का निर्माण करना, राजनीतिक दल कानून के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो जीत करके गए ये तो राजनीतिक दल से ही, किसी न किसी राजनीतिक दल से ही है, तो कानून के निर्माण में यही लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विपक्ष की भूमिका, जो दल चुनाव हार जाते हैं, ठीक है, जो दल चुनाव हार जाएगा वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष का काम है सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करना, यानी सरकार की आलोचना करना का काम है किसका, विपक्ष का, और जनता के मुद्दों को उठाना। ठीक है, ये किसका काम है, विपक्ष का काम है। तो ये सब काम किसका है, राजनीतिक दलों के है। तो इसका भूमिका और कार्य आएगा, तो ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, मेन पॉइंट जो होगा ना उसको आप लोग को हाईलाइट करना है, इससे अच्छा नंबर मिलता है। चलिए, उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल की तरफ।
लिख रहा है मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर के समझाइए। उदाहरण देकर के समझाना है कि जो मुद्रा मुद्रा यानी कि पैसा, जो रुपया आपके पास मुद्रा है, पैसा है कि नहीं। अब वो क्या करता है, किसको सुलझाता है, तो है ना संयोग की समस्या, दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाता है। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जब पैसा नहीं था, जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, तो हमें ना दोहरे संयोग की जरूरत पड़ता था। पहला संयोग, अगर हमको गेहूं के बदले जूता चाहिए, मेरे पास गेहूं है लेकिन हमको जूता चाहिए, तो हम यहाँ पे दोहरा संयोग चाहिए। पहला संयोग ये कि हमको ढूंढना पड़ेगा जूता वाला इंसान को, अगर वो मिल गया तो पहला संयोग पूरा हो गया। दूसरा संयोग, वो जूता वाला इंसान को गेहूं चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर उसको गेहूं चाहिए और जूता देने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, पहला दोनों सहयोग मिल गया, काम हो गया। लेकिन वो बोलेगा भाई हमको गेहूं नहीं चाहिए, हमको चावल चाहिए, तब तो यहाँ पे जब दोहरा संयोग नहीं होगा तो ये काम नहीं करता था। कौन सा, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो लेकिन ये जो दोहरा संयोग है ना, इसकी समस्या को खत्म कर देता है कौन, जब मुद्रा का आविष्कार होता है, जब पैसा आता है, बोलता है कि भाई अब ये दोहरा संयोग की जरूरत नहीं है, कुछ भी बेचना हो, कुछ भी खरीदना हो, मुद्रा का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ है कि जब दोनों पक्ष अर्थात खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं, दोनों पक्ष है ना खरीदने और बेचने के लिए एक दूसरे की चीज तैयार हैं, तो उसको दोहरा क्या बोलते हैं, दोहरा संयोग बोलते हैं। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली तभी काम करेगा जब ये जो दोहरा संयोग है ना ये होगा। अगर इसका अभाव रहेगा तो दोहरा संयोग अगर अभाव रहेगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। मुद्रा क्या करती है, मध्यवर्ती भूमिका निभाती है। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह उसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। जिसके पास पैसा है वो कोई भी वस्तु खरीद सकता है, जिसके पास कोई सामान है वो किसी भी वस्तु अपने सामान को बेच करके मुद्रा प्राप्त कर सकता है। मुद्रा मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। उदाहरण अपने ओर से उदाहरण भी देना था। उदाहरण देखिए, जूता निर्माता, एक मान लीजिए एक जूता निर्माता है। ठीक है, तो जूता निर्माता यानी जो जूता बनाता है ना, वो बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। क्या खरीदना चाहता है, गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मुद्रा प्राप्त करेगा अगर मुद्रा है तो, और फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। यदि जूता निर्माता बिना मुद्रा इस्तेमाल किए जूते को सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे बहुत कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो ना केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ ही जूता भी खरीदना चाहता हो। यानी कि भाई जो क्या बोलते हैं, अपना गेहूं भी बेचना चाहता हो और साथ में जूता भी खरीदना चाहता हो। यहाँ पे दोहरा संयोग की उसको जरूरत पड़ता है, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें खरीदने और बेचने के लिए सहमति रखते हैं। ये समस्या पैदा होती है, लेकिन जैसे मुद्रा आती है ये समस्या खत्म हो जाती है। तो ये उदाहरण देकर के आपको समझाना था। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। औपचारिक स्रोत होता है, देखिए दो तरह का होता है। औपचारिक स्रोत होता है, एक होता है अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, औपचारिक स्रोत में क्या होता है कि भाई ये है ना, इसमें ब्याज दर थोड़ा कम लगता है, लेकिन अनौपचारिक स्रोत में ब्याज बहुत ही ज्यादा लगता है। ठीक है, औपचारिक स्रोत में ये जो जितना भी बैंक है ये सब आ जाएगा। उसके अलावा जो सहकारी समितियां जो होती है वो भी किस में आ जाएगा, औपचारिक में आ जाएगा। इसमें ब्याज कम लगता है। ठीक है, इसका औपचारिक स्रोत में क्या होता है, इसका तो लाभ कमाना तो होता है इसका उद्देश्य, लेकिन ना लाभ के साथ साथ थोड़ा कल्याण करना भी उद्देश्य होता है। लेकिन अनौपचारिक जो स्रोत होता है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। यहाँ बोल रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है जरूरत, तो बहुत सारे कारण है। ठीक है, तो औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक ऋणदाता ऋणों का अधिक ऊंची ब्याज मांगते हैं। अब देखिए, अब कोई इंसान को लोन लेने की जरूरत है, यानी कि कोई गरीब इंसान है, अगर वो औपचारिक जगह से लोन लेता है तो उसको कम ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो अनौपचारिक जगह से लेगा, साहूकार से लेगा, किसी जमींदार से लेगा, ठीक है, तो उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, तो गरीब इंसान फिर उसको चुका नहीं पाता, फंस जाता है ना। तो इसीलिए भारत में क्या औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, ऊंची ब्याज दर के अतिरिक्त अनौपचारिक ऋणदाता ऋण पर कई अन्य कठिन शर्त भी लगाते हैं। जो अनौपचारिक ऋणदाता होता है ना, जो जमींदार वगैरह, बहुत ही ज्यादा कठिन शर्त लगाते हैं। अगर तुमने लोन नहीं दिया तुम्हारा जमीन हड़प लेंगे, है ना। अगर या फिर ये भी शर्त लगाते हैं कि हम तुमको लोन तो दे देंगे लेकिन जो भी फसल तुम उगाओगे उसको हमको ही बेचना पड़ेगा। इस तरीके का कुछ भी शर्त लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अनौपचारिक ऋणदाता कर्जदारों से अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते। दूसरी ओर अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा, है ना, औपचारिक क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। और जो अनौपचारिक क्षेत्र वाले जो होते हैं, है ना, ये जमींदार साहूकार, ये सब अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते ऋणदाता से, जिसने
लोन लिया है, ऋण लिया, उसको उससे अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, जबकि बैंक वगैरह में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत का आज भी ग्रामीण लोगों की कुल ऋण आवश्यकताओं का केवल 50% ही पूरा करते हैं, यानी कि सिर्फ 50% ही लोग अब सिर्फ बैंक से ले रहे हैं, बाकी 50% लोग आज भी अनौपचारिक तरीकों से ऋण ले रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों का विशेषकर गांव में विस्तार किया जाए। इससे ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम होगी और क्या होगा, गांव में लोगों का सभी का विकास होगा। ठीक है, तो ये इसी कारण से देश में औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आया है यहाँ पर। ठीक है, ये आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसका। कोपरा इसको बोलते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 ईस्वी में इसको लाया गया था। 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में इसको लाया गया था। उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ताओं को अधिकार देने के लिए। उपभोक्ता कौन है, कोई भी इंसान जो भी कोई भी सामान खरीदता है उसको क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे। यानी कि अब मैं जाकर चॉकलेट भी खरीदता हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, उपभोक्ता कहलाऊंगा। तो हमको कुछ अधिकार मिला हुआ, सभी उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार मिला हुआ इस कानून की तरफ। तो कौन कौन से अधिकार मिले हुए ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को बताइए, है ना। चलिए, तो कौन कौन से अधिकार है, तो सबसे पहले अधिकार है चुनने का अधिकार। आप मार्केट जाते हैं तो आप कोई भी सामान चुन सकते हैं ना, आपको चुनने का अधिकार मिलता है। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं में से अपनी पसंद की वस्तु या सेवा चुनने का अधिकार होता है। कोई जबरदस्ती आपको दे देगा तो चुनने का अधिकार का हनन करता है ना, यानी कि आपको चुनने का अधिकार मिलता है। सूचना का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता सूचना के अधिकार के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा एवं शुद्धता का स्तर और मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वो मूल्य की जानकारी प्राप्त करे, है ना। ये वस्तु की कितना कीमत है, इसकी गुणवत्ता कैसा कैसा क्वालिटी, हम लोग पूछते हैं तो ये सब जानकारी ले सकता है। सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे उन वस्तुओं के बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है ना। जैसे कि अगर कोई कुछ भी बेच रहा है सामान, उससे आपको नुकसान होता है, आपको उससे बचाव का अधिकार मिलता है। ठीक है, उसके अलावा क्या, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। अगर आपका कुछ नुकसान हो जाता है कोई भी सामान वगैरह से, अगर किसी उपभोग को अनुचित सौदेबाजी या किसी उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी या शोषण से कोई क्षति पहुंचती है तो उसे उस क्षति की भरपाई करवाने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई कुछ सामान खरीदा, उसका कुछ नुकसान हो गया तो ना उसका क्षतिपूर्ति, उसको ना एक तरीके से उसका मुआवजा मांगने का भी अधिकार है। ठीक है, अगर आपके साथ होता है तो वो मुआवजा भी मांग सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब अधिकार मिलता है उपभोक्ताओं को। उसके अलावा क्या मिलता है, सुनवाई का अधिकार, यानी आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपको सुना भी जाएगा। भारत में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता शिकायत केंद्र है जहां उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े शिकायतों का निवारण किया जाता है, जहां पे उपभोक्ताओं को जो भी शिकायत है उसको सुना जाता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मिलता है, जैसे कि जागो ग्राहक जागो, ये क्या था, पहले सरकार उपभोक्ताओं को जागरण करने के लिए ये सब किया जाता था। यानी उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षा और जागरूकता प्राप्त करने का अधिकार है। अभी भी आपने क्या किया, शिक्षा पाया कि आपको इतना सारा अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, बस शर्त है कि आपको बिल वगैरह ले लेना है ना, तभी तब साबित कर पाएंगे कि हाँ इसके दुकान से हम लिए थे और मेरा ये नुकसान हो गया, इस कंपनी का सामान लिए थे और मेरा इतना नुकसान हो गया ना, तब जाकर के ये सब अधिकार आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा तो 6 अधिकार यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी समझ में आ गया होगा आसानी से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था, हम लोग पढ़े। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास किया है तो इसका उत्तर आप लोग को पता होगा, इसका उत्तर आप लोग को देना है। किस में था, रोलेट एक्ट में था, वर्नाकुलर एक्ट में था, साइमन कमीशन, या फिर इंग्लैंड, है ना, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में था। किस एक्ट में क्या मिला था, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का और बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का सरकार को क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। ठीक है, उसमें प्रावधान होता है। किस एक्ट की बात हो रही है आप लोगों को बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास किया तो इसका उत्तर दे पाएंगे। अब बताइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कब बनाया जाता है, 24 जनवरी, 15 जुलाई, 24 दिसंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में इसको उत्तर दीजिए ताकि जिनको पता ना हो वो भी बता सके। ठीक है, आप लोग को पता होगा कब मनाया जाता है ना। नहीं पता तो बताइए कि कोपरा कब बनाया गया था, उसी से आप लोग को पता चल जाएगा। सबसे आखिरी क्वेश्चन जो था कोपरा वाला। ठीक है, चलिए अब आगे तो यहाँ पे सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं सभी समझ में आ गया होगा। जितने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग समझ चुके होंगे, और समझ करके आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय।